हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी बुक गंगा का पार्ट 5 आखिरी चट्टान तक। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो ये है पार्ट 1 की वीडियो और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, वो होगा पार्ट 2। दोनों में ही आपके प्रश्न उत्तर होंगे इसकी। तो सबसे पहला प्रश्न है, आखिरी चट्टान कहानी में लेखक ने सूर्यास्त का मनोहरी दृश्य कहाँ से देखा? तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, अरब सागर की ओर के ऊंचे टीले से। क्योंकि जो लेखक ने है वो आखिरी चट्टान कहानी में जो है लेखक, उन्होंने सूर्यास्त का जो दृश्य देखा था वो अरब सागर की ओर ऊंचे टीले के ऊपर से देखा था। तो फर्स्ट का आंसर होगा सेकंड। इसी तरह प्रश्न नंबर 2, मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूँ। यह कथन लेखक की किस मन स्थिति को दर्शाता है? तो यह कथन लेखक की विस्मित हो जाना स्थिति को दर्शाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा पॉइंट सेकंड, विस्मित हो जाना। तो मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूँ, ये किस स्थिति को दर्शाता है? लेखक की विस्मित स्थिति को दर्शाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का होगा सेकंड पॉइंट आंसर। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो इस कथन में जो है सबसे लास्ट आपका ऑप्शन है 4, संतुष्टि। तो इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? संतुष्टि का भाव, कि मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। तो यह कौन से भाव को व्यक्त कर रहा है? संतुष्टि के भाव को। तो प्रश्न 3 का होगा सबसे लास्ट ऑप्शन, संतुष्टि। इसी तरह प्रश्न नंबर 4, शक्ति का विस्तार की शक्ति वाक्य में वर्णन है। किस चीज का वर्णन है वाक्य में? तो आपका होगा सेकंड ऑप्शन, सागर की व्यापकता का। तो शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति इस वाक्य में है सागर की व्यापकता का वर्णन। तो प्रश्न 4 का होगा ऑप्शन 2, सागर की व्यापकता का। इसी तरह प्रश्न नंबर 5, लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट होगा यह कन्याकुमारी के मौसम को प्रमुखता से वर्णन करता है। सेकंड, यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। थर्ड होगा यह केवल यात्रा के रोमांच पर केंद्रित है। और आपका अगला क्या होगा? इसमें राजकुमारी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। तो इन सब में से क्या होगा? ऑप्शन 2, यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। तो लेखक की जो कन्याकुमारी की यात्रा का जो वर्णन है उसको पढ़कर क्या कहा जा सकता है? कि यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। तो प्रश्न 5 का होगा ऑप्शन 2, यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। चलिए अब फर्स्ट से लेके आपके 5th क्वेश्चन तक आपके टिक मार्क वाले थे। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे जो आपकी बुक के ही हैं। तो प्रश्न नंबर 6, यात्रियों का समूह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? तो अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो यात्रियों का जो समूह था, उनका जो ग्रुप था, वो सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए कहाँ जा रहा था? सैंड हिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगे। ऐसा क्यों कहा? ऐसा करने के पीछे उनका मूल कारण क्या था कि वो सैंड हिल के बाद में रुकने के लिए दूसरे टीले की ओर बढ़े? अब इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुका, लेकिन उसे वहां से सूर्यास्त का पूरा और स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। सैंड हिल के सामने एक और ऊंचा टीला था जो अरब सागर की ओर से विस्तार को ढक रहा था। लेखक कहता था कि वह सूर्यास्त को पूरे विस्तार के साथ बिना किसी बाधा के देख सके। उसके मन में प्रकृति के सद्भुत दृश्य को
पूर्ण रूप से अनुभव करने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वह संतुष्ट नहीं हुआ और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने कई टीलों को पार किया। भले ही उसकी टांगें थक रही थी, लेकिन उसका मन नहीं थका। अंततः वह एक ऐसे ऊंचे टीले पर पहुंचा जहां से उसे पूरा दृश्य साफ दिखाई दिया। इस प्रकार पूर्ण और सुंदर अनुभव की चाह ही उसके आगे बढ़ने का मुख्य कारण थी। अब जो लेखक जो है अपने ग्रुप के जो साथ में है, सैंड हिल पर गया था क्या देखने के लिए? सूर्यास्त देखने। लेकिन लेखक को वहाँ पर जो सूर्यास्त का दृश्य है वो पूरी तरीके से साफ दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि लेखक का मन क्या था कि वह बिना किसी बाधा के एकदम विस्तार से सूर्यास्त का दृश्य देखना चाहता है। तो वो दूसरे टीले की ओर बढ़ा जो कहाँ बहता था, जो ऊंची सबसे चोटी थी, अरब सागर की ओर बह रहा था। तो लेखक सबसे ऊंची चोटी की ओर जाने लगा। अब वहां जाते जाते रास्ता इतना लंबा था, तो क्या हुआ, लेखक के पैर थकने लगे। लेकिन क्या है, लेखक का मन नहीं थका था और उसे कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी, इसलिए उसने क्या करा, आगे बढ़ने का दृश्य लिया। और उसने क्या करा, कई टीलों को पार किया, है ना। बहुत सी कठिनाइयाँ हुई उसे, बहुत सा लंबा उसे चलना पड़ा। लेकिन अंत में वो ऐसे ऊंचे टीले पर पहुंचा जहां से उसको पूरा दृश्य क्या हुआ, साफ दिखाई दिया। तो इस प्रकार क्या कहा जा सकता है कि पूर्ण और सुंदर अनुभव की चाह ही इसके आगे बढ़ने का मुख्य कारण थी। तो लेखक का सैंड हिल से अलग दूसरे ऊंचे टीले पर जाने का मुख्य कारण यही था। तो ये आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? अब इसमें बात की जा रही है कि जो लेखक हैं उन्होंने कन्याकुमारी के जो स्थानीय लोग थे उनके विषय में क्या क्या बताया था पाठ में। तो अब इसका उत्तर है, लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वह बताता है कि वहाँ लगभग 8,000 की आबादी में 400-500 शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं, जिनमें लगभग 100 ग्रेजुएट भी शामिल हैं। ये युवक नौकरी की तलाश में लगातार अर्जियां देते रहते हैं और आपस में चर्चा व बहस करते हैं। जीविका चलाने के लिए वह छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे फोटो एल्बम बेचना या सीपीओ से बनी वस्तुएं बेचना। लेखक ने यह भी बताया कि वह समुद्र से मिलने वाली चीज़ों जैसे सीपीओ का गूदा खाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके साथ ही वह दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं। इससे पता चलता है कि उनके जीवन में संघर्ष के साथ साथ विचारशीलता भी है। अब जो है लेखक ने कन्याकुमारी की यात्रा में, उन्होंने जब कन्याकुमारी की यात्रा की तो वहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन के बारे में भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई थी। और वह क्या बताता है कि वहाँ पे कितनी आबादी है, लगभग 8,000 की आबादी है। उनमें से कितने ही शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं, कम से कम 4 या 500 शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं, जिनमें से लगभग बस 100 ही क्या है, ग्रेजुएट होंगे। अब वह बताता है कि वह नवयुवक नौकरी की तलाश में लगातार अर्जियां देते हैं कि भाई उनकी नौकरी लग जाए, और आपस में चर्चा और बहस भी करते हैं। अब जीविका चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम भी करते हैं, जैसे कि फोटो एल्बम बेचना व सीपीओ से बनी वस्तुएं बेचना। अब लेखक यह भी बताते हैं कि वह समुद्र से मिलने वाली चीज़ें, अब जैसे समुद्र में क्या है, सीपियाँ होती हैं, तो सीपियों का गूदा खाकर भी अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है। अब उनके पास आबादी इतनी है लेकिन उनके पास क्या है, रोजगार नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सीपीओ का गूदा खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। और इसके साथ ही वे दार्शनिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि उनके जीवन में संघर्ष तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है, विचारशीलता भी है। तो इस तरह आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर वह टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से अभिप्राय लेखक के उस लगातार किए गए प्रयास की सफलता से है, जिसके माध्यम से वह सही स्थान तक पहुंचना चाहता था। लेखक सैंड हिल से संतुष्ट नहीं हुआ और बेहतर दृश्य की खोज में एक के बाद एक कई टीलों को पार करता गया।
रास्ता कठिन था, टांगे थक रही थी, फिर भी उसने क्या नहीं करी, हार नहीं मानी। अतः वह एक ऐसे ऊंचे टीले पर पहुंच गया जहां से उसे सूर्यास्त का पूरा और सुंदर दृश्य स्पष्ट दिखाई दिया। जब उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो उसे अपने प्रयास सफल और सार्थक लगे। इसी संतोष और उपलब्धि की भावना के कारण वह वहां बैठ गया जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। तो अब क्या है, इस पंक्ति में जो है प्रयत्न की सार्थकता से क्या है, लेखक जो लगातार प्रयास कर रहा था और उस प्रयास में होने वाली सफलता से है प्रयत्न की सार्थकता से अभिप्राय। अब जिसके माध्यम से वह सही स्थान तक पहुंचना चाहता था, उसने सही स्थान तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न किए ना। अब लेखक जो है सैंड हिल में संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उसे क्या है, सूर्यास्त का बेहतर दृश्य नहीं दिख रहा था। तो वो सूर्यास्त का बेहतर दृश्य देखने की खोज में उसने क्या किया, कई टीलों को पार करता गया। वो रास्ता बहुत कठिन था, लेखक की टांगे भी थक चुकी थी, फिर भी उसने क्या नहीं किया, उसने हार नहीं मानी थी। और फिर अंत में वो क्या है, एक ऊंचे टीले पर पहुंच गया जहाँ से उसे क्या दिखा, सूर्यास्त का पूरा सुंदर और अद्भुत दृश्य स्पष्ट दिखाई दिया। उसने उस ऊंचे टीले पर सूर्यास्त का एकदम स्पष्ट और सुंदर दृश्य देखा, बिल्कुल पास से, जिसमें उसने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने लगातार प्रयत्न किया। अब जब उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति हो गई, जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया, तो उसे अपने सफल प्रयास और सार्थक लगे कि हाँ भाई मैंने इतना प्रयास किया, वो मेरा प्रयास कैसा हुआ, सार्थक हो गया। इसी संतोष और उपलब्धि की भावना के कारण वह वहाँ बैठ गया कि उसे अब संतोष मिल चुका था कि मैंने अपना उद्देश्य पूरा किया। और फिर जैसे ही उसने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो, उसे कैसा लग रहा था, उसको इतना संतोष और इतना उपलब्धि की भावना के कारण वो वहाँ बैठ गया था कि उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ बड़ी उपलब्धि पार कर ली हो। इस तरह उसने प्रयत्न की सार्थकता से यह अभिप्राय किया। तो यह आपका उत्तर है प्रश्न नंबर 8 का। इसी तरह प्रश्न नंबर 9, यात्रा वृतांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। अब इसमें क्या है, अब जो यात्रा वृतांत थी लेखक की, उसमें आए उन दृश्यों के विषय में हमें लिखना है जिनका अनुभव लेखक के लिए क्या था, बिल्कुल ही नया था। अब इसका उत्तर है, लेखक की कन्याकुमारी यात्रा में कई ऐसे दृश्य थे जो उसके लिए बिल्कुल नए और अद्भुत थे। सबसे पहले 3 समुद्रों, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम और वहां की प्रचंड लहरों का दृश्य उसके लिए अनोखा अद्भुत था। अब इसमें क्या है, ऐसे अनुभव जो लेखक के लिए बिल्कुल नए थे उनकी यात्रा वृतांत में। अब क्या है, लेखक ने कन्याकुमारी की यात्रा की, तो उस कन्याकुमारी की यात्रा में कई ऐसे दृश्य दिखे थे जो उनके लिए बिल्कुल नए और अनुभव थे, अद्भुत थे एकदम। अब सबसे पहले जो उनका पहला अनुभव था जो बिल्कुल नया था, वो क्या था, उन्होंने 3 समुद्रों को देखा जो कि क्या थे, हमारे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम था तीनों का, और वहाँ की प्रचंड लहरों का दृश्य उनके लिए अनोखा था। तो उन्होंने इतनी विशाल चीज़ें तीनों को एक साथ देखा, इनका संगम देखा और उनकी एकदम बड़ी बड़ी प्रचंड सी लहरों का दृश्य उनके लिए बहुत अनोखा और अनुभव था। अब ऐसे ही समुद्र की असीम व्यापकता और लहरों की शक्ति ने उसे गहराई से प्रभावित किया। अब जो समुद्र है उसकी असीम व्यापकता और लहरों की शक्ति ने उसे गहराई से प्रभावित किया। अब लेखक क्या है, समुद्र की जो असीम व्यापकता थी, एकदम विशाल समुद्र और उसकी लहरें एकदम बड़ी बड़ी, उसकी जो शक्ति थी उसको गहराई से क्या है प्रभावित किया लेखक को उन चीज़ों ने। अब सूर्यास्त का बदलता रंग सोने से लाल, फिर बैंगनी और अंत में काला भी उसने पहली बार इतनी स्पष्टता से देखा। अब लेखक ने क्या देखा भाई, सूर्यास्त का दृश्य अब क्या था, पहले तो पूरा लाल, फिर अंत में बैंगनी, है ना, फिर अंत में क्या हो गया था, फिर काला भी हो गया था। पहले उन्होंने सुबह का क्या देखा भाई, सुबह शाम का दृश्य जो था सूर्यास्त का बिल्कुल लाल था, फिर बाद में क्या हुआ, बैंगनी हो गया और फिर अंत में एकदम काला हो गया। तो वो सब उन्होंने क्या करा, बिल्कुल पहली बार इतनी स्पष्टता से वो दृश्य देखा, तो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। और इसके अलावा समुद्र तट की रेत में दिखाई देने वाले अनेक अनोखे और मिश्रित रंग उनके लिए बिल्कुल नए थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था।
विवेकानंद चट्टान तक नाव से पहुंचना और वहां का अनुभव भी उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। अब क्या है भाई, इन दोनों चीज़ों के अलावा समुद्र तट की जो रेत में दिखाई देने वाली अनेक और अनोखी मिश्रित रंग थे ना, उनके लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने बिल्कुल नया अनुभव किया इन्हें देखकर। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, तो उन्होंने पहली बार ही ये सब देखा। अब जो विवेकानंद चट्टान थी उस तक नाव से पहुंचना और वहाँ का अनुभव भी उनके लिए क्या था, एक नया और रोमांचक अनुभव था, बिल्कुल उनके लिए अद्भुत और नया था। इस तरह लेखक ने क्या है, उनके लिए बहुत से नए अनुभव हुए। पहला उन्होंने महासागरों का संगम देखा, जो कि अरब महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम था, और उनकी प्रचंड लहरें। और फिर क्या था, समुद्र की जो गहराई थी उसकी प्रचंड लहरें थी, उन्होंने उसको प्रभावित किया, लेखक को, उन लहरों ने और समुद्र ने। फिर उसके बाद सूर्यास्त का दृश्य था, जो पहले लाल था और फिर बैंगनी था और उसके बाद में काला था। उन्होंने पहली बार इतनी स्पष्टता से देखा। और फिर इसके अलावा समुद्र तट की जो रेत थी वो मिश्रित रंगों से थी, तो उन्होंने ये बिल्कुल नया अनुभव पहली बार देखा था। उसके बाद में जो विवेकानंद चट्टान है उस पर वो नाव से पहुंचे थे, और वहाँ का जो अद्भुत अनुभव था उनके लिए, वो भी एक नया और रोमांचक अनुभव था। यानी कि बहुत ही उनको कठिनाइयाँ भी उसके लिए और बहुत सी एडवेंचर्स भी उन्होंने उसमें किए, तो इसलिए वैसे अनुभव उन्होंने सबसे पहली बार अनुभव किए थे और बिल्कुल अद्भुत थे इनके लिए। अब इसी तरह है हमारा प्रश्न नंबर 10। यात्रा वृत्तांत से ऐसे 2 अंश चुनकर लिखिए जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता को हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। अब जो यात्रा वृत्तांत है इसमें से ऐसे 2 अंश चुनकर हमें लिखने हैं जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। अब इसका उत्तर है, यात्रा वृत्तांत में कई ऐसे अंश हैं जो लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। पहला अंश वह है जब लेखक सैंड हिल से संतुष्ट नहीं होता और बेहतर दृश्य पाने के लिए एक के बाद एक कई टीलों को पार करता जाता है। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। यह वाक्य उसकी अटूट इच्छा शक्ति को स्पष्ट करता है। अब जो लेखक की यात्रा वृत्तांत है उसमें ऐसे कई अंश आए थे। उनमें से पहला अंश क्या था, जो लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उनमें से पहला अंश ये था कि जब लेखक सैंड हिल से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि लेखक को क्या है, सूर्यास्त का दृश्य एकदम स्पष्टता से नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो एक के बाद एक टीलों को पार करता गया और अंत में क्या है, सबसे ऊंचे टीले पर चला गया। अब वहाँ का रास्ता इतना कठिन और इतना लंबा था कि लेखक की टांगें थक गई थी, पर उनका मन थकने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये क्या है, उनकी मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने का उद्देश्य बना लिया था कि मैं सबसे ऊंचे टीले तक जाऊंगा और सूर्यास्त को बिल्कुल स्पष्टता से देखूंगा। तो ये उनकी किस प्रवृत्ति को दर्शाती है, मानसिक दृढ़ता को और हार न मानने की प्रवृत्ति को। अब इसी तरह दूसरा अंश है, दूसरा अंश तब का है जब समुद्र का पानी बढ़ने लगता है और खतरे की स्थिति बन जाती है, फिर भी लेखक घबराकर रुकता नहीं बल्कि साहस जुटाकर आगे बढ़ता है। मैं दौड़ने लगा, एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। ये अंश उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को उजागर करते हैं। अब जो दूसरा अंश है इसमें क्या है, जब समुद्र का पानी बढ़ने लगता है और खतरे की स्थिति बन जाती है, फिर भी लेखक घबराकर क्या है, रुकता नहीं है बल्कि साहस जुटाकर आगे बढ़ता है कि मैं दौड़ने लगा, एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। अब ये अंश क्या है, उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को जागर करता है ना, कि समुद्र का पानी बढ़ने के कारण और आने वाले खतरे की स्थिति भी बढ़ रही थी, लेकिन तब भी क्या है, लेखक घबराकर रुकता नहीं है कि वो हार मान जाए, बल्कि वो साहस जुटाकर आगे बढ़ता जाता है। वो अपनी हार नहीं मानता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है। ये भी क्या है, उसकी मानसिक दृढ़ता और हार ना मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है ना, कि वो बिल्कुल साहस जुटाकर आगे बढ़ता है, वो पीछे हटने का प्रयास नहीं करता है।
तो ये अंश उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को उजागर करता है। इस प्रकार पहला और दूसरा ये दोनों अंश क्या है, लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति दोनों को ही अच्छे से दर्शाते हैं। ऐसे ही है प्रश्न 11। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत केवल स्थान चित्रण नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति का सजीव रूपांकन, मानव जीवन और समाज की झलक तथा आत्मानुभूति का गहरा समन्वय मिलता है। अब नीचे यात्रा वृतांत के प्रमुख तत्वों यानी विशेषताओं को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया गया है। इसे पढ़कर यात्रा वृतांत की रचना प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी किसी यात्रा को इन बिंदुओं के माध्यम से समझाइए। अब इसमें जो प्रश्न 11 में है आपको ये कुछ बिंदु दिए गए हैं। इसमें जो है मोहन राकेश का जो ये पाठ है आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत है। जैसे इन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत किया, इसमें यात्रा को दर्शाया है, ऐसे ही अब ये आपको कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। इनसे ही आपको क्या है अपनी भी यात्रा वृतांत को लिखना है, उसके बारे में बताना है। अब ये अलग अलग कॉलम दिए गए हैं आपको। सबसे पहला क्या है, दृश्य वर्णन। इसमें आपको दृश्य वर्णन करना है, समुद्र, चट्टानें, लहरों का चित्रण या रंग, आकाश, रेत का जीवन चित्रण करना है। दूसरा क्या है, आत्मानुभूति व भावनाएं। इसमें आपको विस्मय, रोमांच और भय का भी अद्भुत मिश्रण करना है। और आत्म संवेदना, अपने अस्तित्व का बोध भी बताना है। और प्रकृति से संवाद का दृश्य भी आपको इसमें बताना है अपनी यात्रा में। अब तीसरा क्या है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। विवेकानंद, चट्टान, अब स्थानीय लोग, नवयुवक, शिक्षा, धार्मिक परंपराएं, मंदिर और अध्यय। इसी तरह क्या है, जीवन दर्शन, शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति, आत्मचेतना, क्षण भंगुरता व उदासी। और फिफ्थ क्या है, शैलीगत विशेषताएं बतानी है इसमें, सजीव, प्रवाहपूर्ण भाषा, दृश्यात्मकता, रूपक, उपमा, प्रतीक, रंगों का भावनात्मक प्रयोग। और अगला क्या है, छठा आपका रोमांच व संघर्ष, लहरों से संघर्ष, अंधेरे में भटकने का भय या सुरक्षित लौटने की चिंता। अब इनसे क्या है, आपको मेरी यात्रा का वृत्तांत यानी अपनी यात्रा का वृत्तांत आपको बनाना है इन पॉइंट से। तो अब इसका उत्तर है मेरी यात्रा का वृत्तांत। उदाहरण क्या है, मनाली की यात्रा। अब इसमें क्या है, आपको मनाली की यात्रा के बारे में बताना है। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर मेरी यात्रा का विवरण इस प्रकार है। बिंदुओं के आधार पर आपको मेरी यात्रा का वर्णन बनाना है। तो अब क्या है, दृश्य वर्णन। दृश्य वर्णन में आपको क्या करना है, सबसे पहला है आपका पहाड़ और वादियाँ। अब चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत, चोटियाँ और बादलों का लुका छिपी का खेल दिखाई दे रहा था। सेकंड, नदियाँ और झरने। ब्यास नदी की कलकल करती आवाज़ और पत्थरों से टकराते पानी की लहरें बहुत सुंदर लग रही थीं। प्रकृति के रंग, देवदार के हरे भरे पेड़, नीला आकाश और सूर्यास्त के समय पहाड़ों पर बिखरती सुनहरी रोशनी का जीवंत दृश्य अद्भुत था। अब दूसरा क्या है, आत्मानुभूति व भावनाएं, विस्मय और रोमांच। पहाड़ों की विशालता को देखकर मन विस्मय से भर गया और ऊंची ढलानों पर ट्रैकिंग करना रोमांचक लगा। प्रकृति से संवाद, शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों की शांति के बीच ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति मुझसे बातें कर रही हो। अस्तित्व का बोध, उन विशाल पहाड़ों के सामने खड़े होकर अपनी लघुता यानी छोटे होने का एहसास हुआ। अगला है तीसरा आपका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अब इसका चित्रण आपको प्रस्तुत करना है। स्थानीय लोग, वहाँ के लोगों का पहनावा और उनकी सरल जीवन शैली बहुत प्रभावित करने लगी। धार्मिक परंपराएं, हिडिंबा देवी के मंदिर में दर्शन करना और वहाँ की वास्तुकला को देखना एक सांस्कृतिक अनुभव था। अब अगला है जीवन दर्शन, शक्ति और विस्तार। पहाड़ों की अडिगता यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले तूफानों का सामना कैसे किया जाए।
उदासी और शांति। निर्जन रास्तों पर चलते हुए मन में एक सुखद उदासी और आत्मिक शांति का भाव उमड़ रहा था। पांचवा है आपका जीवन शैलीगत विशेषताएं। प्रवाहपूर्ण अनुभव। यात्रा का हर पल एक चित्र की तरह आंखों के सामने तैर रहा था। रूपक और उपमा। पहाड़ों को देखकर लग रहा था जैसे वे पृथ्वी के रक्षक बन खड़े हों। छठा है आपका रोमांच व संघर्ष। चुनौतियां। रात के समय घने अंधेरे में होटल की ओर लौटते वक्त रास्ता भटकने का थोड़ा डर महसूस हुआ। सुरक्षित वापसी। अचानक कई बर्फबारी और ठंड के बीच सुरक्षित वापस पहुंचने की चिंता और संघर्ष ने यात्रा को यादगार बना दिया। तो इस तरह क्या है, मनाली की यात्रा है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको मनाली की यात्रा के वृत्तांत में दिया। इस तरह आप अपने मन से कोई भी यात्रा का वृत्तांत लिख सकते हैं। तो ये है आपका इस प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखना था प्रश्न में दिए पॉइंट्स की हेल्प से। अब ऐसे ही हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जो है प्रश्न नंबर 12। संसार में बहुत से लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की हैं, पर अपनी यात्रा से अर्जित ज्ञान और अनुभव से समाज को समृद्ध किया है। पुस्तकालय एवं शिक्षक की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत और उनके लेखकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक संकेत नीचे दिए गए हैं। अब इस प्रश्न में क्या है कि जो संसार में है बहुत से लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की हैं और अपनी यात्रा से अर्जित ज्ञान और अनुभव को समाज में समृद्ध किया है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो अर्जित किया ज्ञान और अनुभव किया, उसको क्या किया, उन्होंने समाज को बताया। अब इसी तरह जो पुस्तकालय है और शिक्षक की सहायता से है, आपको क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत और उनके लेखकों के विषय में जानकारी एकत्रित यानी जानकारी इकट्ठा करनी है और फिर लिखनी है। और आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं, वो संकेत हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें एक कॉलम दिया गया है, एक बॉक्स है जिसमें क्या लिखा, यात्रा वृत्तांत, फिर लिखा स्थान और फिर रचनाकार। अब जैसे यात्रा वृत्तांत क्या है, इसका किन्नर देश में, और स्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर, और रचनाकार कौन थे इसके, राहुल सांकृत्यायन। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको एक यात्रा वृत्तांत का नाम लिखना है कि वो यात्रा वृत्तांत कहाँ की है। किन्नर देश में की थी वो यात्रा वृत्तांत, और स्थान क्या था, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित जो किन्नौर था वो था। अब उसके रचनाकार कौन थे, राहुल सांकृत्यायन। इसी तरह आपको और भी लेखकों के बारे में लिखना है जिन्होंने यात्रा वृत्तांत की और कहाँ कहाँ की, जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर उन्हें ऐसे ही लिखना है। अब ये क्या है कि भाई महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत और उनके रचनाकार। अब हमारा उत्तर यहाँ से शुरू होता है। संसार के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर लेखकों ने अपने अनुभव और से साहित्य को समृद्ध किया है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतों की सूची दी गई है। अब ये बॉक्स है, इसमें है यात्रा वृत्तांत और फिर स्थान और रचनाकार। पहला क्या था आपका, किन्नर देश में, जो कि स्थान क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर, और इसके रचनाकार कौन है, राहुल सांकृत्यायन। और अब अगला जो हमारा यात्रा वृत्तांत है वो क्या है, अरे यायावर रहेगा याद। और कौन सा स्थान था, एक भारतीय यात्री की स्वदेश यात्रा, और इसके रचनाकार अश्रय यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसी तरह अगला है हमारा यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, और इसका स्थान क्या था, विभिन्न देशों की यात्रा का वर्णन था, और इसके रचनाकार कौन थे, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्या है हमारा, रूस में 25 मास, और स्थान सोवियत रूस की यात्रा थी, और इसके जो रचनाकार थे वो थे राहुल सांकृत्यायन। और अगला है एक बूंद सहसा उछली, और कहाँ का स्थान है, ये समुद्री यात्रा और यूरोप के अनुभव का है, और इसके रचनाकार कौन थे, अज्ञेय। अब इसी तरह क्या है, आखिरी चट्टान तक, जो कि कहाँ का स्थान है, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर, और इसके रचनाकार कौन थे, मोहन राकेश। अब ये कॉलम में
जो है उनकी यात्रा वृत्तांत और उनके स्थान और रचनाकारों के बारे में बताया है। अब नीचे है आपका यात्रा वृत्तांतों का महत्व। पहला पॉइंट है ज्ञान का विस्तार। यात्रा वृत्तांत हमें उन जगहों की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन की जानकारी देते हैं। अब जो यात्रा वृत्तांत है हमें जहाँ की यात्रा की जा रही हो उन जगह की क्या करते हैं, भौगोलिक स्थिति यानी कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताते हैं और उनके जनजीवन की जानकारी देते हैं कि उनका जनजीवन वहाँ का कैसा है और उसकी वहाँ की भौगोलिक स्थिति जियोग्राफिकल सिचुएशन कैसी है। जहाँ हम स्वयं नहीं जा पाते हैं, लेकिन यात्रा वृत्तांत से हमें क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है और उनके जनजीवन के बारे में कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, सब कुछ हमें इसमें पता लग जाता है। अब दूसरा है सांस्कृतिक परिचय। अब इनमें हमें अन्य क्षेत्रों की परंपराओं, खान पान और स्थानीय समस्याओं जैसे कन्याकुमारी के शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का पता चलता है। अब सांस्कृतिक परिचय जब हमें यात्रा वृत्तांत से पता लगता है तो इनमें हमें अन्य क्षेत्रों की परंपराओं के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर क्या क्या परंपराएं होती हैं, लोग कैसे उन्हें निभाते हैं और उनके खान पान के बारे में पता लगता है और कुछ उनकी स्थानीय समस्याओं के बारे में पता लग जाता है। अब जैसे हमने आखिरी चट्टान तक इस यात्रा वृत्तांत में मोहन राकेश जी के यात्रा वृत्तांत में पढ़ा कि जैसे कन्याकुमारी के शिक्षित लोग जो हैं बेरोजगार हैं, उन्हें ये समस्या है। इसी तरह हमें और भी यात्रा वृत्तांतों के बारे में पता लगता है, उसकी संस्कृति का परिचय मिलता रहता है। अब अगला क्या है, मानवीय अनुभव। लेखक अपनी यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों और रोमांच को साझा करते हैं जो पाठकों को प्रेरित करते हैं। अब जो है मानवीय अनुभव हमें पता लगता है, जैसे लेखक है अपनी यात्रा के दौरान आने वाली उन्हें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या उन्हें एडवेंचर यानी कि रोमांच को साझा करते हैं वो अपने कि उन्हें क्या क्या एडवेंचर किए, क्या क्या उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और जो कि है पाठकों यानी पढ़ने वालों को प्रेरित करती है। तो ये सब क्या है, मानवीय अनुभव से हमें पता लगता है। तो ये आपका प्रश्न 12 का आंसर था। और अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। भारत के समुद्री तट पर स्थित अन्य राज्यों के नाम पर तथा उनकी अवस्थिति को भारत के मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। अब जो इस प्रश्न में आपको करना है, जो भारत के जो समुद्री तट पर स्थित अन्य राज्य हैं उनके नाम तथा उनकी अवस्थिति को भारत के मानचित्र पर क्या करना है, आपको चिन्हित करना है, यानी कि इस पर आपको ये सब लिखना है। भारत की जो है उत्तर है इसका, भारत की तटरेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। अब इसमें क्या है, जो भारत की जो हमारी तटरेखा है लगभग कितनी लंबी है, 7,516 किलोमीटर लंबी है, जो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अब ये जो तटरेखा है इतनी लंबी है कि ये हमारे 9 राज्यों को और जो हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको स्पर्श करती है, यानी कि इनको छूती हुई जाती है। अब मानचित्र के अनुसार इनकी अवस्थिति इस प्रकार है। पहला क्या है, पश्चिमी तट, जो कि क्या है हमारा अरब सागर की ओर है। अब गुजरात, पॉइंट फर्स्ट गुजरात, यह सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात क्या है हमारा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और इसी तरह क्या है, महाराष्ट्र और गोवा, जो कि कोंकण तट पर स्थित है। अब हमारा महाराष्ट्र और गोवा कहाँ पर है, कोंकण तट पर स्थित है। ऐसे ही हमारा अगला क्या है, कर्नाटक, जो कि मालाबार तट के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला क्या है हमारा केरल, जो दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है। हमारा ये सब क्या था, पश्चिमी तट थे जो कि अरब सागर की ओर थे, जिसमें क्या था हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक और केरल। इसी तरह पश्चिमी तट अरब सागर के बाद क्या आता है हमारा पूर्वी तट, जो कि कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अब इसमें सबसे पहला क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ कन्याकुमारी स्थित है, जहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। अब पूर्वी तट जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, पहला क्या है हमारा तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु में क्या है, कन्याकुमारी स्थित है, जहाँ पर क्या है अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है, यानी कि तीनों जो हैं आपस में मिल जाती हैं। तो ये दृश्य कहाँ पर है, कन्याकुमारी यानी बंगाल की खाड़ी की ओर है। इसी तरह अगला है हमारा आंध्र प्रदेश।
कोरोमंडल तट का सब बड़ा हिस्सा यहाँ आता है। अब आंध्र प्रदेश में क्या है, कोरोमंडल तट है, वहाँ का बड़ा हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश में आता है। इसी तरह हमारा अगला है ओडिशा। यहाँ प्रसिद्ध चिल्का झील और जगन्नाथपुरी का तट है। ओडिशा में क्या है जो सबसे प्रसिद्ध है, चिल्का झील और जगन्नाथपुरी का तट है। और ऐसे ही है पश्चिम बंगाल। यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरवन के लिए प्रसिद्ध है। अब पश्चिम बंगाल क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा और सुंदरवन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो कि हमारी है पूर्वी तट। पहला हमारा क्या था, पश्चिमी तट, जो कि क्या है अरब सागर की ओर है। और दूसरा हमारा क्या था, पूर्वी तट, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं। अब इसमें हमारे 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। जो भारत की तटरेखा जो कि विशाल है वो उन सबको स्पर्श करती यानी कि छूती हुई जाती है। सांस्कृतिक व भौगोलिक महत्व। ये तटीय राज्य न केवल पर्यटन जैसे कन्याकुमारी का सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि व्यापार और मछली पालन जैसे उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश जी की यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी की जिस आखिरी चट्टान का वर्णन है वह इन्हीं तटीय सीमाओं का अंतिम बिंदु है। अब इन जो तट है, जो राज्य हैं, ये ना केवल पर्यटन यानी कि ये केवल घूमने के लिए ही नहीं है, जैसे कि कन्याकुमारी का सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि क्या है यहाँ पर व्यापार और मछली पालन जैसे उद्योगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर ये सब भी किया जाता है। यहाँ व्यापार किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, ऐसे उद्योग भी यहाँ पर किए जाते हैं। अब जो मोहन राकेश जी की यात्रा वृत्तांत में है, कन्याकुमारी की जिस आखिरी चट्टान का वर्णन उन्होंने किया है अपने इस यात्रा वृत्तांत में, वह इन्हीं तटीय सीमाओं का अंतिम बिंदु है, जो कि हमारी आखिरी चट्टान में इसका वर्णन मिलता है। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है वीडियो का, और पार्ट सेकंड अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, जो कि इन्हीं के ही प्रश्न उत्तर होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।